चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 7 में आपके क्या है, देखिए पूस की रात। जो आपकी पूस होती, पूस यानी जब ठंडी का समय होता, उस समय के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके जो हमारे लेखक हैं वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो इसमें देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या बताया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति एवं उसके कष्टपूर्ण जीवन का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। भारतीय किसान आज भी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीता है। वह स्वयं को सदा कर्ज और प्रतिकूलताओं से घिरा पाता है, पर वह हताश और निराश नहीं होता, वह बस मुस्कुराता रहता है। आइए देखते हैं हम लोग इस कहानी में क्या बताया गया है आगे। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह उससे पीछा तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे मुड़कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, इन्हें इसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। जो किसान लोग होते हैं तो वो जब अपना खेत काटने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कंबल ओढ़कर क्या वहीं पे खेतों की रखवाली करते हैं। उससे कह दो कि फसल बिकने पर हम रुपए दे देंगे। वो क्या कहती है कि अभी तो ठंडी आने वाली है माघ पूस की, तो वो पैसे किस लिए रखी थी, वो कंबल खरीदने के लिए रखी थी। तो वो क्या कहता है कि उससे कह दो कि जब फसल हमारा बिक जाएगा तब हम उसको पैसे दे देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के खेत में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, मुझे घुड़कियाँ देगा, चाहे जाड़े में मरूंगा, पर इसे पैसे देकर बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे दो, इससे पीछा तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें दिखाती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या उपाय करोगे। कोई खैरात में कंबल दे देगा। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते, मर मर कर काम करो और जब फसल हो तो उसे लगान में दे दो। जो पहले के किसान रहते थे वो क्या करते थे, फसल बोते थे, उन्हें काटते थे, फिर लगान के रूप में वो फसल अपने मालिक को वो दे देते थे। तो वो क्या कहती है कि लगान चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, और ऐसी खेती से हम दुखी हो गए हैं, मैं पैसे न दूंगी। वो पैसे देने के लिए मना करने लगी। नेक्स्ट पेज देखिए। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या उससे गाली खाऊं। मुन्नी ने गुस्से से कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भयानक जंतु की भांति उसे घूर रहा था। वह जाकर रुपए निकाल लाई और हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब यह खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। ऐसी खेती किस काम की मजदूरी ला करके लाओ और उसे भी दूसरे को दे दो, उस पर उनकी धौंस सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे।
वे आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी सूती चादर ओढ़े पड़ा हुआ कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं-कूं कर रहा था। दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लग रहा है? मैं तुझसे कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहा, तू यहाँ क्या लेने आया था? अब ठंड को सहन कर। मैं क्या करूँ, दौड़े दौड़े मेरे आगे आगे चला आया। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वास बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कि स्वामी को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, किसी तरह बस रात कट जाए। यह खेती का मजा है। और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े जिसके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। उनके पास मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल हैं। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। वो लेटे लेटे क्या सोचता है कि देखिए मजदूरी हम करते हैं, लेकिन जो हम कमा कर पैसे देते हैं तो क्या करते हैं, जो कि उनके ज़मींदार रहते हैं वो बढ़िया मोटे गद्दे बनाकर, कंबल बनाकर क्या करते हैं, खूब मज़े से सोते हैं। और जो मेहनत करता है वो बिना कंबल के ठिठुरता बैठा है और रात भर पहरेदारी करता है फसलों की। जबरा ने हल्कू के मुंह की ओर देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से यहाँ मैं पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। हल्कू निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब सो जाऊंगा, पर एक क्षण में ही उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुआ था। जब किसी तरह न रहा गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इस विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। खेत में चारों ओर दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। एक घंटा और गुजर गया। रात में शीत
को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है और धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने आकाश की ओर देखा कि अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं सवेरा होगा। अभी एक पहाड़ से ऊपर रात है। हल्कू ने खेत से कुछ दूर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब जाड़े में भी तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसने एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो उसके पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं-कूं करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में बहुत अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का ढेर लग गया। उसके हाथ ठिठुर रहे थे, उसके नंगे पांव गले जा रहे थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊंचे वृक्ष की पत्तियों को छूने लगी। हल्कू अलाव के सामने बैठा ताप रहा था। उसने दोनों पांव फैला दिए। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूं-कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय ना सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों सहते। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ आग शेष थी जो हवा का झोंका आ जाने पर थोड़ा सुलग उठती थी, पर एक क्षण फिर शांत हो जाती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ता जाता उसे आलस्य दबा लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में घुस आया। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर उसे ऐसा लगा कि वे खेत में चर रही हैं। उसे उनके चबाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। नेक्स्ट पेज देखिए। उसने अपने मन में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकते, वह उन्हें नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, वह हल्कू के पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट सुनाई दी। अब वह अपने को धोखा ना दे सका। उस अपनी जगह से हिलना ही जहर लग रहा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना बेवकूफ़ी लगा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जा रहे थे। यानी उसे ख़त्म पूरी तरह से उसका नाश, यानी पूरी तरह से उसको ख़त्म किए जा रहे थे। हल्कू का पक्का इरादा करके उठा, पर 2-3 कदम पर एक हवा का ऐसा ठंडा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा।
जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंक रहा था। नील गाय खेत का सफाया कर रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। आक्रमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ लिया था। आक्रमणता मीन्स क्या होता है? आलस्य या काम न करने की आदत। तो उसकी काम न करने को उतनी देर एक भी मन नहीं पड़ रहा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंखें खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी उससे कह रही थी, अब क्या सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसे भी कोई सोता है? यहाँ मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा। तुम अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुंह पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, मजदूरी करके रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। ये आपका लेसन हुआ। जो ये कहानी आपकी किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? सही विकल्प में हमें सही का निशान लगाना है। तो मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी हल्कू की पत्नी थी। हल्कू के पास कितने रुपए थे? तो हल्कू के पास 3 रुपए थे। हल्कू ने पैसे किस लिए बचा कर रखे थे? तो हल्कू ने पैसे कंबल खरीदने हेतु, इसका फर्स्ट होगा कंबल खरीदने हेतु। और हल्कू के साथ खेत में कौन था? तो हल्कू के साथ उसका कुत्ता था। देखिए ये क्या है? हमें एक पैराग्राफ दिया गया है यानी अनुच्छेद दिया गया है। इसको पढ़कर हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हल्कू के खेत में कुछ दूर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गया। बाग में पत्तियों का ढेर लगा था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब जाड़े में भी तो बैठे नहीं रहा जाता था। अब देखिए आमों का बाग कहाँ था? तो आमों का बाग आपका फर्स्ट नंबर यहाँ है। ये हल्कू के खेत से कुछ दूर आमों का बाग था। सेकंड क्वेश्चन, बागों में पत्तियों का ढेर क्यों लगा हुआ था? तो सेकंड नंबर यहाँ से पतझड़ शुरू हो गया था और बाग में पत्तियों का ढेर लगा था। हल्कू ने क्या सोचा और क्यों? तो हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। और उपयुक्त गद्यांश में से संबंध वाचक कारकों को छांटकर लिखना है तथा उसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। और नेक्स्ट देखिए भाषा की बात। तो निम्नलिखित शब्दों को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। तो कंबल का शुद्ध कैसे होता है? इस तरह होता है। ये बिंदी बा के ऊपर नहीं, का के ऊपर होती कंबल। और सहमति का इसमें बड़ी ती नहीं होती, छोटी ती, इसलिए सहमति हो गए। आक्रमणता में क्या होगा? इसमें आपका ये जो रा की मात्रा है वो का के ऊपर नहीं, माँ के ऊपर होनी चाहिए। और बुद्धि में छोटी धी होती है, बड़ी धी आपका रॉन्ग है। फिर मजदूरी में बड़ी री आपकी हो जाएगी। और पिशाच में सा सलजम वाला सा होता है, ये सा साइकिल वाला नहीं होता है। और सर्वनाश में ये सा सलजम वाला सा होता है। और ज्यों में ज्यों के ऊपर यहाँ पे बिंदी होती है। तो ये शब्दों को हमने शुद्ध कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से क्या करना है? वाक्यों से निजवाचक सर्वनाम चुनकर लिखना है। तो जबरा अपना गला फाड़ फाड़ कर भौंक रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा।
वह अपनी जगह से नहीं हिला, इसमें अपनी हो जाएगी। वह स्वयं आकर खेत से पौधे उखाड़ने लगा, इसमें स्वयं हो जाएगा। उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था, तो इसमें अपनी हो जाएगी। हल्कू ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे, इसमें भी आपका अपनी हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये शब्दों का वाक्य आप लोग अपने से बनाएंगे और आपका लेसन आज ये टॉपिक आपका ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।